की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे द्विअंगी यौगिकों के सूत्र के बारे में। द्विअंगी यौगिक का मतलब है बाइनरी कंपाउंड। मतलब द्वि मतलब समझते हैं ना, दो होता है, यानी कि बाइनरी मतलब यहाँ दो से मतलब है। तो दो भिन्न तत्वों के संयोग से बने यौगिक द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें HCl, तो HCl में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये द्विअंगी यौगिक हुआ। ठीक, उसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी दो यौगिक है ना, ये भी द्विअंगी यौगिक होगा क्योंकि इसमें दो तत्व मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन। उसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जल की बात करें, ये सब क्या है, द्विअंगी यौगिकों के सूत्र है, ये उनके उदाहरण हुए। अगली बात आती है आपके मूलक के बारे में, यानी रेडिकल क्या होता है। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु और परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है, जिसकी क्या होती है, एक संयोजकता होती है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए अपरिवर्तित रहता है, मूलक कहलाता है। जैसे अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक यौगिक हुआ। इस यौगिक में सोडियम आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये सब क्या है, मूलक है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होंगे कि स्वतंत्र अस्तित्व अपना कायम रखते हुए अपरिवर्तित रहते हैं। जब इनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये पूर्णतः किस में आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये कैसे परिवर्तित होगा अभी आपको इसमें बताएंगे। उसी तरह अगर हम लोग बात करें अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl, तो ये जो अमोनिया है NH4, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, ये जो इस पे प्लस चार्ज रहेगा, इस पे माइनस चार्ज रहेगा, यानी कि यहाँ जो अमोनिया का आयन है या क्लोरीन का आयन है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, मूलक कहलाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चला कि मूलक दो प्रकार के होंगे, धनात्मक मूलक यानी पॉजिटिव रेडिकल जिसपे प्लस चार्ज रहेगा, और ऋणात्मक मूलक जिनपे निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये ऋणात्मक मूलक के उदाहरण हो गए, और ये दोनों किसके हो गए, धनात्मक मूलक के उदाहरण हो गए। अब ये जो धनात्मक मूलक है इसको भास्मिक मूलक भी कहते हैं। धनात्मक मूलक को हम लोग भास्मिक मूलक के नाम से भी जानते हैं, भास्मिक मूलक इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक रेडिकल। उसी तरह से जो ऋणात्मक मूलक है उसको अम्ल मूलक या अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्ल मूलक के नाम से इसको जाना जाता है, यानी एसिड रेडिकल। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए जो मूलकों पे जो चार्ज लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं इन पे जो चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो ये किस आधार पे ये चार्ज लगते हैं, ये कैसे चार्ज लगते हैं। ये तो आपको पता है कि सोडियम आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, तो ये धन आयन कहलाएगा। तो यहाँ जो है ये किस तरह से हुआ, जो अमोनिया का आयन है, तो इस पे ये प्लस चार्ज हम कैसे लगाए, ये किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे बताते हैं, इसके बारे में आप हम लोग इससे समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो इसकी आपको बताया थे 281 है ना, इसके बारे में आपको बताया था ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 72 कक्षा पे 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको त्याग कर सकता है, और 4 से अधिक होने पे वो क्या कर सकता है, दूसरे किसी से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसकी प्रवृत्ति होगी कि एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा यानी दूसरे किसी को ये दे देगा, ठीक है, तो ये 28 यानी ये धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह क्लोरीन की बात करेंगे तो 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा किसी से, ये क्लोरीन के ऊपर यहाँ हो जाएगा 2, 8 और 7 की जगह अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और इस पे माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये तो रहा आयनों के बारे में। अब जो हम लोग मूलक जो बात कर रहे थे, धनात्मक मूलक ऋणात्मक मूलक, तो उस पे जो चार्ज होंगे, यहाँ देखिए ये अकेले है, समझ ना, सोडियम है या क्लोरीन है, या अकेले है, और उसमें मूलक जो है दो दो आ जाएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड था। तो उसी तरह कैसे उस पर लगाएंगे चार्ज, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको एक ट्रिक से समझते हैं। जैसे हम लोग पहले देखते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड जो आप OH लिख रहे थे, इसके ऊपर जो चार्ज हम लोग होगा वो कैसे पता करेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। यानी कि आप ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से, सॉरी इस पे 2 निगेटिव होगा, 2 किसी से ले रहा है ना ये। चलिए, तो ये जो होगा ये अपना ऑर्बिट भरने के लिए किसी से ले सकता है, तो इस पे भी क्या होता है 1 निगेटिव होता है। लेकिन ये जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रहता है, यानी 1 पॉजिटिव भी इसको कह सकते। तो ये 1 पॉजिटिव, एक्चुअली ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव ही रहता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसको पहले वर्ग में रखा जाता है, हाइड्रोजन यहाँ रखा जाता है इसी कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये अपना ऑर्बिट भरने के लिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 होता है, तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सोच रहे होंगे कि अपना ऑर्बिट भरने के लिए लेता होगा, तो ये लेता नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ही होता है, ये धनायन होता है हाइड्रोजन, ठीक है, धनायन में ही परिवर्तित होता है। इसीलिए इसको आवर्त सारणी में देखिएगा तो पहले वर्ग में रखा जाता है, धनायन होने के कारण ही, ठीक, ये याद रखेंगे। तो देखिए क्या किया जाता है कि OH का जो चार्ज होता है हम लोग इसी के आधार पर रखते हैं, OH का जो चार्ज होगा इसी के आधार पे रखा जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से रखेंगे, तो दोनों के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर 2 निगेटिव और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 निगेटिव, तो आपस में जब -2 और +1 जब जोड़िएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ये ट्रिक हो गया। दूसरा आपका हो गया, जैसे मान लीजिए नाइट्रेट के बारे में पता करते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो होता है आपका उसका बैलेंस, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, 2 और 5 होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ये 3 निगेटिव होता है। और ऑक्सीजन जो होता है 2 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव होता है, अभी आपको बताए थे। तो 2 निगेटिव इसका क्या होती है, तो इसके ऊपर चार्ज जो रहता है 2 निगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो उस पर 2 3 6 निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव, और ये 6 3 दोनों माइनस का, तो -6 और -3 -9 हो जाएगा। -9 होने के बाद इसमें से 8 तो एक ऑर्बिट पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बच गया 1, इसमें से 8 हटा दीजिए, बच गया 1, यानी कि इसका भी 1 निगेटिव होता है। उसी तरह आप और भी देख सकते हैं, जैसे सल्फेट का देखिए SO4, सल्फेट का देखिए, तो सल्फर का जो होता है वो होता है आपका सल्फर का होता है 2 निगेटिव, ठीक है, सल्फर का 2 निगेटिव होता है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का भी 2 निगेटिव होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया ना ऑक्सीजन, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 निगेटिव और 2 निगेटिव, तो 8 9 10 निगेटिव हो जाएगा, 10 निगेटिव, इसमें से 8 हटा दीजिए तो बच जाएगा 2 ना, तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसके बारे में समझेंगे, और भी एग्जांपल आपको समझा देते हैं। अब चलिए हाइड्रोजन सल्फेट का देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट इसका देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, लिख लेते हैं अलग से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर है तो सल्फर का होता है 2 8 6, ऑक्सीजन का होता है 2 6, यानी कि ये 1 पॉजिटिव इसका होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका 2 निगेटिव होता है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 निगेटिव होता है। यहाँ हाइड्रोजन है 1, ठीक है, तो इसका +1, यहाँ पे सल्फर है 1, तो इसका -2 हो गया, और आपका है ये ऑक्सीजन है 4 गो, तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, चले ना, तो 8 2 10, 10 में से 1 गया, -9, इसमें से 8 हटा दीजिए क्योंकि पहले ऑर्बिट पे आ जाएंगे, बच जाएगा 1, लास्ट में बचेगा 1, तो यही इसकी ऊपर यहाँ 1 माइनस, या फिर सिर्फ माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक। ये इस पे
1, यानी कि ये जो चार्ज उस पे लग रहा है ना वही उसकी संयोजकता भी कह सकते हैं, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और उसी तरह अगर हम लोग नाइट्रेट की देखे थे ना NO3, तो इसके ऊपर हम 1 माइनस लगाए थे तो इसका भी संयोजकता 1 होगा। समझ रहे ना, संयोजकता भी वही होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखे थे ना सल्फेट के बारे में देखे थे SO4, उसके ऊपर 2 नेगेटिव आपको बताए थे, किस तरह से हुआ था ये तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए फिर से बता देते हैं आपको, सल्फर के ऊपर जो है 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो 4 को ये है तो 2 चौका 8 है 2 10, 10 नेगेटिव का मतलब हुआ कि 8 इसमें से छाट देना, एक ऑर्बिट पे आ जाएंगे, अगले ऑर्बिट पे कितने आएंगे 2 आएंगे इसमें से। ठीक है, तो 2 आ गए तो वही 2 नेगेटिव इसका हुआ, और इसकी संयोजकता जो होगी 2 होगी। संयोजकता में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, ये आपको पता चुके हैं, संयोजकता में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है। ठीक, और भी उदाहरण देख सकते हैं। चलिए और उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर हम लोग देखें कार्बोनेट का, CO3 कार्बोनेट का देखिए, तो कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है चार्ज उसको समझते हैं। कार्बन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, तो इसका 4 पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन का आपको बता ही चुके हैं, ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव। अभी ऊपर देखे थे ना, तो यहाँ 3 को ऑक्सीजन है तो 6 माइनस और ये 4 प्लस, तो ये आपस में घटा लेंगे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं, और इसकी संयोजकता जो होगी वो 2 हो जाएगी। समझ गए। ठीक है, तो अब उसी तरह और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल देखना चाहे हम लोग फॉस्फेट का, देखिए PO4। ठीक है, तो फास्फोरस की बात करेंगे यहाँ, तो फास्फोरस का यहाँ लिख देते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑर्बिट भरने के लिए, यानी 3 नेगेटिव इसका होता है। और ऑक्सीजन की पता है 2 नेगेटिव, यानी 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 8 माइनस और ये 3 यानी 11 माइनस, तो 8 इसमें से छाट दीजिए तो बच जाएगा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसके ऊपर जो ये जो आयन लगा रहे हैं ये 3 नेगेटिव रहेगा, ये याद ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो संयोजकता की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसके रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे तब, है ना। तो जब ये मूलक के प्रयोग से जो हम लोग रासायनिक सूत्र बनाएंगे उसके बारे में आप समझ लेते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आपने सूत्रों के बारे में समझा होगा, रासायनिक सूत्रों के बारे में लिखने में। जैसे हम लोग देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन था, ऑक्सीजन था, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, क्रॉस कराए यहाँ से बन गया C2O4। तो यहाँ से जो इसको शॉर्ट में लिखिएगा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो CO2 आ जा रहा है। ठीक, दूसरा जैसे जल की देखे थे सूत्र हम लोग H2O, तो एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्रॉस कराए यहाँ से H2O बन गया। समझ गए ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो अभी मूलकों के बारे में समझे हैं उसके आधार पे कैसे लिखा जाता है सूत्र, तो इसमें भी उसके संयोजकता के आधार पर ही लिखा जाएगा। चलिए तो कुछ सामान्य यौगिकों के सूत्र के बारे में देखते हैं। पहला लेते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के बारे में। ठीक है, सोडियम सल्फेट का देखते हैं। तो सोडियम हो गया ये आपका, और सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता है SO4। अभी आपको सोडियम की संयोजकता बताए थे 1, अब सल्फेट की बात करें तो आप निकाल भी सकते हैं, या अभी आपको समझाए थे 2 होता है ना, तो आप निकाल भी सकते हैं। सल्फर की बारे में बताया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया था 2, 8, 6, यानी कि ये 2 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का आपका बताए थे 2,6, ये 2 और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके लिए इसका भी 2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो 2 चौका 8 हो गया, और ये 2, 8 2 10 हो गया। 10 नेगेटिव कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से ये ऑर्बिट पे आ जाएगा, अगला ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यानी कि ये इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब क्रॉस करा दीजिए यहाँ से Na2SO4, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। समझ गए। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूसरा कोई फॉर्मूला लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र देखते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम, और नाइट्रेट का भी बताए थे NO3। चलिए, सोडियम की संयोजकता 1 और नाइट्रेट का पहले ही आपको समझा चुके हैं, इसका भी 1 होता है, या फिर ऐसे आप निकाल सकते हैं NaNO3। समझ गए यहाँ से। चलिए, तो इस तरह से आप सूत्र निकाल सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम हो गया आपका Ca और कार्बोनेट हो गया CO3। तो इसकी संयोजकता होगी 2 और इसकी भी संयोजकता 2, यहाँ से क्रॉस करा दीजिए, ये हो जाएगा Ca2 CO3 और इसके ऊपर भी 2 लगेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिएगा तो ये हो जाएगा CaCO3, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। समझ गए यहाँ से? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में डीपली आप क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है उसमें जानेंगे, लेकिन थोड़ा अभी समझ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रिया का निरूपण, संक्षिप्त निरूपण होना चाहिए था, हाँ, संक्षिप्त रूप से रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके, देखिए उसका संकेत यूज किया है और उसको दिखाया जाएगा उसका संक्षिप्त निरूपण। तो इन दोनों का अभिक्रिया करके ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप दिखा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो होगा एक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरणों के द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। इनको रासायनिक समीकरण के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए H2 है ना, O2 के साथ अभिक्रिया करके बना H2O, इसको संतुलित किया जाता है। एक्चुअल में ये संतुलित करना आपको क्लास 10th में ही जानना है। संतुलित करने का मतलब दोनों तरफ समान इकाई में ला देना। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ये पहले से ही दोनों तरफ बराबर है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में है इसको अभिकारक कहेंगे, कारक कहा जाता है, यानी कि रिएक्टेंट कहा जाता है, रिएक्टेंट कहते हैं इनको। ठीक है, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उनसे निर्मित पदार्थ जो होते हैं उनको प्रतिफल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिफल, यानी जो दाहिने तरफ होगा वो क्या होगा? प्रतिफल होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। समझ गए? अभिकारक और प्रतिफलों के बीच एक तीर का चिन्ह दिया जाता है। इसमें जैसे ये तीर का चिन्ह दिया जाएगा जो बाईं और दाईं ओर प्रदर्शित रहता है। अभिकारक इधर प्रदर्शित रहता है और प्रतिफल इधर प्रदर्शित रहता है और बीच में ये तीर का चिन्ह रहता है। और इनके अगर एक से अधिक अभिकारक होंगे या प्रतिफल होंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया जाता है। समझ गए यहाँ से रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब हम लोग बात करेंगे परमाणुओं एवं अणुओं की तौल और गिनती कैसे की जाती है ना। तो अगर हम बात करें परमाणुओं की तौल और, है ना, परमाणुओं की तौलने की या फिर उनकी गिनती की या अणुओं की तौलने की या गिनती की, तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं ना। आपको पता है कि परमाणु या अणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, और इनकी गिनती करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, आप उसका वजन भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बहुत अति निम्न होता है ना। जैसे अगर बात करें एक परमाणु का द्रव्यमान लगभग होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका रहता है? हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है। सोचिए -24 ग्राम, मतलब बहुत ही छोटा, जिसको तराजू से तो तौलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को सरलता और सहजता के साथ व्यक्त करने के लिए एक इकाई का चयन आवश्यक है। ठीक है, इससे परमाणु के द्रव्यमान को एक स्थिर मानक के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक स्थिर मानक बनाया गया, उसी के सापेक्ष इसे व्यक्त किया जाता है। और वो कौन सा है? तो चलिए इसमें देखते हैं। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया मानक को इकाई माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया एक मापक है जिसे हम लोग मानक मापक है जिसे हम लोग इकाई मानते हैं। ठीक है, यह कार्बन 12 यानी कि C12 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। ये कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई के तुल्य होता है। यानी इसका मतलब क्या है? फिर से समझिए, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी कार्बन 12 का 12वां भाग यानी 1/12 C12 जो होगा एक इकाई कहलाता है। तो एक्चुअल में आपको बता दें तो 1/12
और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 ही होता है। ये कट के आएगा तो इसे एक इकाई या एक AMU 1 यूनिट या 1 AMU से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखे है कि अब सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही व्यक्त किया जाता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट द्वारा ही उसको व्यक्त किया जाता है, या फिर सिर्फ यूनिट भी लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, AMU कहते हैं, या फिर यूनिट ही कहा जाता है इसे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बारे में। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना अधिक है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या बताता है? तो चलिए यहां से अगर आपको किसी तत्व का अगर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहां बताया है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है ना, एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि ऊपर लिखना होगा यहां तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है, यानी बट्टा में होगा 1/12 12वां पार्ट ऑफ किसका? कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि ये तो एक एटॉमिक मास यूनिट ही ना होता है। ठीक है, तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ऊपर रहेगा और 1/12 इंटू C12 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1/12 जो लिख रहे हैं ना, ये 1/12 ये टोटल ये किसका वैल्यू है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1/12 और इंटू कार्बन के 12 के परमाणु का द्रव्यमान तो 12 ही होता है, ये कट जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होता है? 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के ये बराबर होता है। तो ये एक के ही बराबर होता है। इस फॉर्मूले में आपको क्या हुआ कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तत्व का परमाणु द्रव्यमान ऊपर और नीचे 1 AMU, यानी 1 AMU अगर देखा जाए तो किसके बराबर होता है? ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसे केजी में व्यक्त करिएगा तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हम लोग जो AMU है इसके जगह पे हम लोग डाल्टन भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना। AMU को एक डाल्टन भी कहा जाता है, तो इसको 1 DA यानी कि डाल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका ये भी यूज होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में, है ना। ठीक है, तो यानी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कि जो द्रव्यमान है उसको सिर्फ ग्राम में व्यक्त कर दीजिएगा तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो है 16, है ना, 16 यूनिट होता है ना। चलिए, तो अगर इससे पूछे कि ग्राम में क्या होगा तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान बस 16 ग्राम हो जाएगा, बस उसको ग्राम में व्यक्त कर देना, समझ गए। तो यानी कि अगर आपको एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें अगर हम ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी, और ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी आपको, ग्राम परमाणुओं की संख्या, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये याद रखेंगे, समझ गए। तो इसका भी यूज हम लोग कहीं के क्वेश्चन में करेंगे। तो बस आपको ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है कि बस उसको ग्राम में डिनोट कर देना है, जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा।
सापेक्ष आणविक द्रव्यमान के बारे में आप चर्चा करते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव है ना, आणविक, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना है, ठीक है। तो यहाँ बस अणु आ गया, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान में अणु आ गया, और परमाणु द्रव्यमान में क्या था, आप लोग हम उसमें क्या ले रहे थे, किसी तत्व के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो होगा, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान वो किस तरह से निकालेंगे, तो बस वहां पे जो से वहां परमाणु यूज करते थे पहले फॉर्मूला में, अब अणु यूज कर देंगे। यानी आ जाएगा पदार्थ का, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आपको पता था 1/12 कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान आपको अभी समझाए थे कि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1 AMU होता है, इसके बारे में बताया था ना। 1/12 इंटू 12 ये कट जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी बस सापेक्ष आणविक हो जा रहा है। अणु के बारे में बात कर रहे थे, उसमें किसके बारे में बात कर रहे थे, तो परमाणु के बारे में, बाकी कोई फर्क इसमें नहीं है। अब आणविक द्रव्यमान किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है, कितना, जल का। तो हम लिखेंगे कि H2O का आणविक, आणविक द्रव्यमान किस तरह से निकालेंगे। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है ग्राम, अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका होता है 16। तो ये 2 1 जा 2 और 3 1 जा 16, 16 2 18 यूनिट, समझ गए यहाँ से। या फिर 18 यूनिट लिखते हैं, या 18 AMU भी लिखा जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपको निकालना है H2SO4 का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें H2SO4 का, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान इसका किस तरह से निकालेंगे, तो जैसे हम लोग ऊपर निकाले हैं ना उसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 है ना, तो 2 और इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, सल्फर यहाँ 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो आपको पता है यहाँ से क्या समझ में आया कि जितनी संख्या है उसको लिखिए और उसके साथ सबका परमाणु द्रव्यमान गुना करते जाइए और सबको एक साथ जोड़ लेंगे। 2 ये 32 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 6 3 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं मोल की परिकल्पना, यानी कि मोल की परिकल्पना कैसे की गई, ठीक है। मान लीजिए ये देख रहे हैं एक बहुत ज्यादा सिक्के का ढेर है, ठीक है। अब इस सिक्के का अगर मान लीजिए अगर हम वजन करेंगे या फिर आपसे इसमें पूछे कि आप इसकी संख्या बताइए, तो संख्या बताने के लिए क्या आप एक एक सिक्के को गिनने जाइएगा, तो आपको पता है कि जैसे इसमें तो अलग अलग तरह के सिक्के हैं, मान लीजिए एक ही प्रकार के, मान लीजिए इसमें सब 1 रुपए के ही सिक्के दिए गए हैं, ठीक है। अब सिक्के को गिनने से अच्छा है कि इसका टोटल द्रव्यमान, यानी कि इसका टोटल मास कितना हो रहा है वो देख लेंगे, और एक सिक्के का मास कितना हो रहा है ये देख लेंगे, और दोनों में भाग कर देंगे तो आ जाएगा ना, दोनों में भाग कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ से सिक्कों की संख्या। आप सिक्कों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्कों का द्रव्यमान कितना है उसको देख लीजिए, यानी टोटल वजन कर लीजिए, और एक सिक्के के द्रव्यमान से जब भाग कर देंगे तो आपको क्या आ जाएंगे, सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो इसी आधार पे यहाँ पे मोल की भी परिकल्पना हो गई। कैसे हुई इसमें देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ का अंतिम कण जो होता है परमाणु या अणु होता है, ठीक। प्रयोगशाला में कार्य करते समय हमें किसी पदार्थ के परमाणु और परमाणुओं की एक निश्चित संख्या का ही उपयोग करना पड़ता है, यानी कि उसकी निश्चित संख्या पता होनी चाहिए। अतः हमें प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं और अणुओं की संख्या का स्पष्ट जानकारी रखना आवश्यक है, यानी कि उनकी जानकारी रखना आवश्यक है कि उनकी संख्या कितनी है।
इसके लिए मोल की परिकल्पना अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसी के लिए मोल की परिकल्पना हुई। ठीक है, तो लैटिन भाषा में मोल का अर्थ होता है ढेर, अंबार। ठीक है, तो परमाणुओं का एक मोल, मोल क्या होता है? एक मोल परमाणुओं का वह अंबार है जिसकी कुल द्रव्यमान 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मतलब किसी तत्व में कितने मोल है इसकी जानकारी आपको कैसे होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अभी आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं। तो तत्व के मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो आपको क्या करना होगा कि तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, यानी जो तत्व है उसका टोटल ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, और तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मतलब उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है उसको भाग कर देंगे तो आपको मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप सिक्के का कंसेप्ट देखे थे ना, उसी तरह ये भी है। उसी तरह यौगिक की मोलों की संख्या, तो यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान में भाग कर देंगे यौगिक का आणविक द्रव्यमान से। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक तत्व का एक मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। उसी तरह यौगिक का एक मोल बराबर होता है 0.22 इंटू 10⁻23 अणु। तो ये याद रखिएगा, इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। उसी तरह मानक ताप या दाब पर गैस का एक मोल जो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए मोल से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पहली जानकारी यह है कि यह पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का निरूपण करता है, यानी कि उसका जो एक मोल जो होता है इतने कणों के बराबर होता है। जहाँ जैसे कि आपको यहाँ बताए थे तत्व और यौगिक में, किसी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान उसके 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें, यानी कि ये जो है एक मोल के बराबर है ना, तो जब अगर मोलों की संख्या जब यहाँ लिख दीजिएगा और यह के इसमें गुना करेगा तभी ना तत्व का ग्राम में द्रव्यमान निकलेगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि किसी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो इस संख्या में उसके परमाणु द्रव्यमान से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। एक मोल किसके बराबर होता है, तो उसके पदार्थ के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान के व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।